जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल रुद्र फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ा रहे थे क्लास 12 की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और आज इस सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे हम उन सबको डिटेल में समझेंगे, चाहे वो 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स हो, या फिर ग्रुप ऑफ चार्जेस का हो, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का हो। हम सारे कॉन्सेप्ट को बड़ा डिटेल में समझने वाले हैं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कूलाम्स लॉ। अब देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी तो हमने ये पढ़ा था कि टू चार्जेस विल अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। इफ दे आर सेम इन नेचर देन द फोर्स इज ऑफ रिपल्शन, एंड इफ दे आर अपोजिट इन नेचर देन द फोर्स इज ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि सेम चार्जेस होंगे तो रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। ये हमको मालूम था कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन वर्क करता है, या दो नेगेटिव चार्ज हैं तो भी इन दोनों के बीच में रिपल्शन वर्क करता है। बट जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होता है पेयर में तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन वर्क करता है। ये हम ऑलरेडी चार्ज की प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तब हमने इस सब के बारे में बात की थी। बट प्रॉब्लम ये आती है कि ये अट्रैक्शन या रिपल्सन जो वर्क कर रहा है वो डिपेंड करेगा किन किन फैक्टर्स पे। ये अट्रैक्शन या रिपल्सन जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उन फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कूलाम्स लॉ। तो बेसिकली कूलाम्स लॉ है क्या? कूलाम्स लॉ को हम यूज करते हैं टू फाइंड फोर्स। अब कौन सा फोर्स है? टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग बिटवीन पॉइंट चार्जेस। यानी कि पॉइंट चार्जेस के बीच वर्क करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए हम इस लॉ को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम जब इस लॉ के यूज करने की बात करते हैं तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए क्या ये लॉ हमेशा वैलिड रहता है? ऐसा नहीं है। इस लॉ की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशन है वो भी समझ लीजिए कि इस लॉ की जब हम लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशंस क्या है। जैसे आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो लिमिटेशंस क्या क्या होंगी? फर्स्ट लिमिटेशन इसकी ये है कि वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। यानी कि ये केवल किसके लिए वैलिड है? स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है। दैट मीन्स अगर हम बात करें कि मूवेबल चार्ज हमारे पास कोई अगर है, या डायनेमिक चार्ज की जब हम बात करते हैं तो डायनेमिक चार्ज के केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। वी कैन यूज इट ओनली फॉर स्टैटिक चार्जेस, दैट मीन्स रेस्ट चार्जेस। साथ ही साथ इसकी एक और लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। यानी कि ये हम केवल उस जगह अप्लाई कर सकते हैं जहां पे चार्ज क्या होगा? जहां पे चार्ज पॉइंट चार्ज के फॉर्म में होगा। दैट मीन्स जितना भी चार्ज होगा वो एक छोटे से पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा, ऐसा अगर माना जाए तो ही ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के केस में हम ये लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए हमको कुछ मॉडिफिकेशंस इसमें करने पड़ते हैं। क्लियर? तो बेसिकली कूलाम्स लॉ है क्या? ये एक लॉ है दैट इज यूज्ड टू फाइंड द फोर्स वर्किंग बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। अब ये लॉ है क्या तो वो भी समझ लीजिए। अगर हम इस लॉ की बात करें तो देखिए, जैसे ये चार्जेस हैं, इन चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स की बात करी गई, तो ये बात तो बहुत कॉमन है कि अगर हम चार्ज के अमाउंट को बदलेंगे तो फोर्स में कोई ना कोई तो चेंज देखने को मिलेगा, या अगर हम इन चार्जेस को बहुत पास लाएं तो ये भी मालूम है कि फोर्स चेंज होगा, या हम बहुत दूर ले जाएंगे तो भी फोर्स चेंज होगा। ये बात कॉमनली हमने पढ़ी हुई है, और इन्हीं सबको डिस्क्राइब करता है कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ बेसिकली है क्या? According to the Coulomb's law, electrostatic force working between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them. Clearly समझ लीजिए, जैसे ये 2 पॉइंट चार्जेस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एक पॉइंट चार्ज ये है Q1 और एक पॉइंट चार्ज ये है Q2। इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है R। कितनी डिस्टेंस यहाँ पे हमने मान रखी है? ये डिस्टेंस है R। अगर इनके बीच लगने वाले हम फोर्सेस की बात करते हैं तो ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, उसका स्टेटमेंट नोट किया है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, या बिटवीन देम।
क्योंकि चार्ज पॉइंट चार्ज के फॉर्म में है तो वही पॉइंट चार्ज क्या होंगे, सेंटर कंसीडर किए जा सकते हैं। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो मैथमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज जो आपका F होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास दो हैं, ये दो रिलेशंस हैं, इन दोनों रिलेशंस को अगर हम मर्ज करते हैं तो इन दोनों रिलेशंस को मर्ज करने पे हमें क्या मिलता है वो भी समझ लीजिए। अगर हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो मर्ज करने पे हमको क्या मिलेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 बाई R स्क्वायर। और ये तो हमको भी मालूम है कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन इस इक्वेशन में से जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, F इज इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी साइन हम एक रिमूव करते हैं, एक यहाँ पे आता है K, F इज इक्वल K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये आ गया बेसिकली, यहाँ पे K क्या है, K एक कांस्टेंट है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बेसिकली ये हर इक्वेशन में हर लॉ में होता है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो इक्वल के साथ प्रोपोर्शनलिटी के बिहाफ पे एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी ये कांस्टेंट आया है K। अब बात ये आती है कि ये कांस्टेंट K की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अलग अलग लॉज में हमने हर कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यूज स्टडी की हैं, उनकी डिपेंडेंसी भी अलग अलग होती है। ऐसे ही जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो अब देखो ये जो फोर्स है, फोर्स तो हमको मालूम पड़ गया कितना होगा। अब हम बात करेंगे किसकी, K की, तो यहाँ पे कांस्टेंट K आया। अब इसी कांस्टेंट की जब हम बात करते हैं किसमें, फॉर फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। अब देख लीजिए फ्री स्पेस का मतलब होता है हम बात करते हैं किसकी, एयर या फिर वैक्यूम की। अब देखिए एयर या वैक्यूम में अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका कांस्टेंट है K, इस कांस्टेंट K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट मे आल्सो बी रिटन एज 9 into 10 to the power 9। क्लियर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। और जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी यहाँ पे यूनिट भी आएगी 9 into 10 to the power 9। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम K की यूनिट देखते हैं तो यहाँ से यूनिट आती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो होती है K की कहाँ पे, फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस का मतलब होता है एयर में या वैक्यूम में। अब एयर या वैक्यूम में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट आ गया एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है दैट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी जब हम बात करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85। यहां से देखिए जब हम सॉल्व करेंगे एप्सिलॉन नॉट को तो ये क्या आएगा, 9 into 10 to the power 9, ये इधर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा। बेसिकली तो सॉल्व करके कितना आएगा, 8.85 into 10 to the power -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी है, K की। अब अगर हम यहाँ पे K की बात कर रहे हैं तो K की वैल्यू ये हमने एयर या वैक्यूम के लिए जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मली फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में हमने फाइंड करी है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब अगर हम मीडियम को चेंज कर लें तो अदर मीडियम्स में अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा वो भी समझ लीजिए। फॉर अदर मीडियम्स, अदर मीडियम्स के लिए क्या वैल्यू होगी वो भी हम बात करते हैं कि अदर मीडियम मतलब जो भी आपका होगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसको हम बोलते हैं। तो अदर मीडियम्स में जब हम K की बात करेंगे तो अदर मीडियम्स के लिए K इज इक्वल आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी हम क्या यूज कर रहे थे, एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे, एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे थे। ये क्या थी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी। अब क्या आया यहाँ पे, एप्सिलॉन आया है। एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे, इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एप्सिलॉन की तो यहाँ पे एप्सिलॉन क्या होगा, जो आपका एप्सिलॉन है दैट इज नोन एज परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी,
एप्सिलॉन इज इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू के, कैपिटल के, ये के चेंज होगा, कैपिटल के, या हम इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पे एक और टर्म आ गया, क्या, एप्सिलॉन आर, तो वो भी समझ लीजिए, ये जो आपका एप्सिलॉन आर होता है इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली है क्या, स्टेटमेंट केवल कूलॉम्स लॉ का यही है और हमको केवल इतना चाहिए, F is equal K into Q1 Q2 by R square, that means the force working between two static point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them. Clear? अब ये हो गया एयर के लिए भी हमने बात की, अदर मीडियम्स के लिए भी हमने बात की। तो अब फाइनली अगर हम कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट करें तो कूलॉम्स लॉ को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया के, एयर या वैक्यूम में जब हम बात करेंगे तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, अदर मीडियम्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन होगा इसको हमने क्या बोला है, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और बोलते हैं। आगे जब हम बात करेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है तो वो भी हम यहीं से समझेंगे। क्लियर? अब देखिए ये आ गया फोर्स, क्या आया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड आया है। बट जब हम बात करते हैं फोर्स की तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि फोर्स क्या है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी जो हमने लॉ फाइंड किया उस लॉ में हमको केवल क्या मिला, उस लॉ में हमको मिला केवल मैग्नीट्यूड, हमको फोर्स की डायरेक्शन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। बट फोर्स है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि जब हम बात करते हैं किसकी, फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में आपके दो चीजें होती है, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है वेक्टर में डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम पड़ गया, एफ का कितना है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट डायरेक्शन के बारे में अभी तक हमको कुछ भी मालूम नहीं है। सिंपल सी बात समझना, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। पिछला जो हमने पढ़ा है F इज इक्वल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां से हमको केवल मैग्नीट्यूड मिला है, डायरेक्शन के बारे में जीरो इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं मिली। अब जब हम बात करते हैं वेक्टर्स फॉर्म की, कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की, तो उसमें हम वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, बेसिकली हम डायरेक्शन के साथ इसको स्टडी करेंगे। तो अब एक बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, आपने क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है यूनिट वेक्टर का, क्या पढ़ा है, यूनिट वेक्टर का पढ़ा है। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर हम यहां से देखें तो यूनिट वेक्टर जो आपका होता है एन कैप, दैट इज गिवन बाई एनी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी वेक्टर को हम उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, देन इट विल गिव द यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर होता क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बट ये केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम यहां से देखते हैं तो यहां से हमको एक बहुत कॉमन सी बात मिल जाती है, ए वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए इंटू एन कैप। दैट मीन्स यहां से हमको एक हिंट मिल गया, क्या हिंट मिल गया, कि अगर हम बात करते हैं किसी भी वेक्टर को, तो वेक्टर क्वांटिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके, यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करके, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल ए इंटू एन कैप। समझ गए? अब हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले से है, हमको क्या चाहिए, फोर्स की वेक्टर फॉर्म चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट से बहुत क्लियर ये चीज हमको समझ लेनी चाहिए कि जब हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, देन जो आपका एफ है, एफ वेक्टर, या हम सिंपली बात करते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे अगर हम बात करें तो हम ये लिख सकते हैं एन कैप इज इक्वल एफ वेक्टर अपॉन एफ, या एफ वेक्टर इज इक्वल एफ इंटू एन कैप, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर। अब सिस्टम को जरा देखो, बहुत कॉमन, हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज ये रहा Q1, एक चार्ज ये रहा,
Q2। सपोज दोनों सेम नेचर के हैं, तो अगर सेम नेचर के होंगे तो इनके बीच में रिपल्सन वर्क करेगा, ये इधर और ये इधर। इस फोर्स को हम बोलते हैं F12 वेक्टर और इस फोर्स को हम बोलते हैं F21 वेक्टर। ये दो फोर्स हैं, मतलब दो चार्ज हैं, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मानी हुई है r। अब देखिए, जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, रिपेल कर रहे हैं का मतलब ये नहीं होता कि एक चार्ज केवल फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ये इस पे फोर्स लगा रहा है और Q2 किस पे फोर्स लगा रहा है, Q1 पे। तो यहाँ पे हमको दो मिल गए। अब दो मिल गए, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत कॉमन सी बात समझिए, F वेक्टर इज इक्वल, हमारे पास जो आया है यहां से हम ये कॉमन फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं। F वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ये बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है, हम ये नोट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में। क्या नोट कर सकते हैं? F की वैल्यू रख दी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर हमने क्या लिया, R कैप। अब बात ये आती है कि N कैप से R कैप कैसे पहुंच गए? तो इस फॉर्मूले में पूरे में देख लो, फोर्स के में चार्ज स्केलर है, बचता क्या है, R, K कांस्टेंट है। अब R है वही वेक्टर है, तो हम उसी का यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं, R कैप। बट इस डायग्राम में जब हम बात करते हैं, तो डायग्राम में हमको ये मालूम पड़ता है कि दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका बहुत कॉमन सा मतलब समझ लीजिए कि दो फोर्स होंगे, F12 वेक्टर और F21 वेक्टर। तो अगर हम इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या होगा, F12 वेक्टर। अब जरा देखना F12 वेक्टर क्या होगा, वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। अब देखो, R को वेक्टर फॉर्म में, R की डायरेक्शन को हम कैसे समझते हैं? R की डायरेक्शन देखना कैसे कैसे हम मीजर कर रहे हैं। हमने इधर से इधर की तरफ मीजर किया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, R12 कैप। यानी कि हमने डिस्टेंस मीजर करी है फ्रॉम 1 टू 2, Q1 टू Q2, Q1 से Q2 की तरफ गए हैं, तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, R12 कैप। और अगर हम इधर से इधर मीजर करते तो हम इसको क्या लिखते, Q2 से Q1 की तरफ आए हैं तो हम इसको लिखते R21 कैप, लिख सकते थे। ये हो जाता आपका R21 कैप। अब जरा इस डायग्राम में ध्यान से देखना, इस डायग्राम में ये देखो F12 वेक्टर जो आपका है, इसकी डायरेक्शन R12 के सिमिलर है या R21 के? तो F12 की डायरेक्शन सिमिलर किसके आ रही है, R21 के सिमिलर आ रही है। तो फाइनली जब हम इसको नोट करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, R21 कैप। क्लियर? ऐसे ही दूसरा आ गया। दूसरे की जब हम बात करते हैं तो दूसरा वाला हमारे पास क्या आएगा, फोर्स F21 वेक्टर, इट इज इक्वल, इसकी डायरेक्शन क्या वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वैल्यू तो हो गई। अब बचा क्या, यूनिट वेक्टर। तो अब देखो F21 की वैल्यू किसके, डायरेक्शन किसके सेम है, F21 R12 के सेम है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आएगा R12 कैप। क्लियर? तो जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते टाइम हमको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमको दो फोर्स लेने पड़ेंगे। वन इज F12, दैट मींस द फोर्स वर्किंग ऑन Q1 अप्लाइड बाय Q2। सेकेंड इज F21, दैट मींस द फोर्स वर्किंग ऑन Q2 अप्लाइड बाय Q1। और इन दोनों की डायरेक्शंस कैसी होगी, म्यूचुअली अपोजिट होगी, चाहे ये रिपल्सन का केस हो चाहे ये अट्रैक्शन का केस हो। ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे हमने F12 की बात की है, वैसे ही क्या है, F21 भी है। अगर याद ना रहे तो हम यहाँ पे इसको नोट भी कर देते हैं। F12 वेक्टर मतलब फोर्स वर्किंग ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, ऐसे ही आप बात करते हो F21 वेक्टर की, तो ये क्या होगा, इट इज द फोर्स वर्किंग ऑन Q2
ड्यू टू Q1। क्लियर? तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। और वेक्टर फॉर्म हमने जैसे शुरुआत में ही बोला कि वेक्टर फॉर्म में हमको करना कुछ नहीं है, केवल कितना करना है कि मैग्नीट्यूड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, डायरेक्शन हमारे पास थी नहीं, तो इसके लिए हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, यूनिट वेक्टर का। और यूनिट वेक्टर के कॉन्सेप्ट से हमको मिल गया n कैप इज इक्वल f वेक्टर अपॉन f, यानी कि हमने यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया उसके मैग्नीट्यूड में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर फॉर्म में। अगर हम यहीं पे बात करें तो हम इसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म और यूज कर सकते हैं वेक्टर की। जैसे ये वेक्टर फॉर्म है तो इसकी एक जनरल इक्वेशन हमारे पास और बन सकती है। क्या इक्वेशन बन सकती है वो बड़े ध्यान से देखना। अगर हम इन चार्जेस को, यानी कि जो चार्जेस हमको दिए गए हैं, इन चार्जेस की अगर हम बात करें तो इन चार्जेस को हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया हमने, यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हम रिप्रेजेंट करें, या हम चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम अभी बेसिकली ऐसे ही समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास दो चार्ज हैं और एक चार्ज रहा हमारे पास ये Q1 और एक चार्ज रहा ये Q2। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, हमने ये माना हुआ है सेपरेशन है इनके बीच का R। सेम नेचर के हैं, दैट मींस दे विल रिपेल ईच अदर। तो इधर आपका लग रहा है F12 और इधर क्या लग रहा है F21। अब यहां पे ध्यान से समझना, जब हम बात करते हैं इसकी तो हमने फॉर्मूला पीछे क्या पढ़ा है, F वेक्टर इज इक्वल F इंटू आर कैप, ये आया। और F की वैल्यू हमने क्या रखी है, F इज इक्वल हमने रखा है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ध्यान से समझने वाली बात यह है, जब इस आर कैप मतलब इस यूनिट वेक्टर के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जो आपका आर कैप है दैट इज इक्वल क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन आर। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा हुआ है, जो आर है दैट इज रिटन एज मोड ऑफ आर वेक्टर। हम आर कैप को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, और जो r है दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। तो अगर हम इन दोनों क्लॉज को मर्ज कर लें तो ये वाला फिर क्या होगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं अगर समझें तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं f वेक्टर इज इक्वल k Q1 Q2 बाई r क्यूब इंटू r वेक्टर। r कैप को हमने क्या लिख दिया है, r कैप को हमने लिख दिया r वेक्टर अपॉन r। तो ये आर स्क्वायर ऑलरेडी था और अपॉन वाला आर क्या हो गया, आर क्यूब हो गया। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल के Q1 Q2 बाई मोड ऑफ आर वेक्टर होल क्यूब इंटू आर वेक्टर। यानी कि ये सारी की सारी जो फॉर्म है, जो इक्वेशंस हैं, वो किसकी हैं, वेक्टर की ही एक जनरलाइज्ड फॉर्म है। कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसी की जनरलाइज्ड फॉर्म है, जिसको हम आगे पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में यूज कर सकते हैं। वैसे तो हमारे पास ये आया था ये फॉर्मूला, इसी में आर कैप की वैल्यू रख के हमने इसको क्यूबिक टर्म में कन्वर्ट कर लिया। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए कूलॉम्स लॉ में तो काफी कुछ हमने पढ़ लिया, आगे क्या है पढ़ने के लिए, तो अगला टॉपिक है हमारा कूलॉम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। जैसे हमने शुरुआत में कहा भी कि इसको हम पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में यूज कर सकते हैं, तो हम कूलॉम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में समझते भी हैं। कैसे समझेंगे कूलॉम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में, तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर करते हैं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने दो चार्ज कंसीडर किए हैं। एक चार्ज हमने ये माना है दिस इज अवर Q1, एक चार्ज हमने ये माना है दिस इज अवर Q2, और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, एक का है आपका R1, एक का वह है R1 वेक्टर, ये हो गया R1 वेक्टर, दूसरे का पोजीशन वेक्टर है आपका R2 वेक्टर। अब इन दोनों के बीच वर्क करने वाला फोर्स हमको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो अब इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर देखो, हमको ये मालूम है कि इन दोनों में दो फोर्स लगेंगे, ये इधर की तरफ रिपेल हो रहा होगा और इस पे फोर्स लग रहा होगा F12 वेक्टर, हम इसको लिखेंगे। ये इधर की तरफ रिपेल हो रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा, इसको हम
R21 वेक्टर लिखेंगे। क्लियर? अब अगर हम इनकी बात करें तो इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू है। तो वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, F12 वेक्टर इज इक्वल क्या फाइंड कर चुके हैं, K Q1 Q2 अपॉन हमने क्या फाइंड किया है, RQ इंटू R वेक्टर। क्लियर? ये हमने फाइंड किया हुआ है। अब ये R वेक्टर भी कौन सा होगा, 1 2 के साथ हमने क्या यूज किया था, 2 1। ठीक, और यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, यहां पर भी हम लिखेंगे R21 वेक्टर मोड होल क्यूब। क्लियर? ये हो गया। अब अगर हम इसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के लिए देखिए R21 वेक्टर और ये R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर होगा क्या, R21 वेक्टर को अगर हम देखते हैं तो सिंपली R21 वेक्टर इधर से इधर की तरफ होगा, 1 से 2 की तरफ R21 वेक्टर। अब जरा इसको ध्यान से देखो, एक वेक्टर आपको ये मिला R1 वेक्टर, एक वेक्टर आपको ये मिला R2 वेक्टर, एक वेक्टर आपको मिला ये R21 वेक्टर। तो आप बड़े ध्यान से देखो, यहां पे अगर हम चाहें तो इनके सॉल्यूशन के लिए हम ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं, वेक्टर का ट्राइंगल लॉ यूज कर सकते हैं। और वेक्टर का ट्राइंगल लॉ यहां पे क्या होगा, तो अगर हम बात करें तो यहां पे हमको ये भी मालूम पड़ जाएगा, R2 वेक्टर किससे कनेक्ट है, R21 से, प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल किसके होगा, R1 वेक्टर के। देखिए ये दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट हमने किए हैं, और थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में है, वो इन दोनों का क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट। ट्राइंगल लॉ आपने क्या पढ़ा है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल देन द थर्ड साइड विल बी गिवन बाय द रिजल्टेंट, विल बी गिवन बाय द result third side will give the resultant that is taken in opposite order। अगर दो साइड्स ट्राइंगल की दो साइड्स पे दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हैं तो थर्ड साइड उनका रिजल्टेंट होगी जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी। ये हमने यहां पे दिया है। अब अगर हम यहां से R21 वेक्टर की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या होगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। समझे? तो ये आ गया। अगर हम ये वैल्यू यहां पे उठा के रख लें, अब अगर हम ये वैल्यू यहां पे उठा के रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा R12 वेक्टर इज इक्वल K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे, Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 वेक्टर किसके इक्वल आया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड होल क्यूब, और इधर आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। पहला आ गया। केवल करना क्या था, करना वही था जो R वेक्टर था, R वेक्टर को 1 2 के साथ हम 2 1 लिखते हैं, तो ये हो गया। अब R21 वेक्टर की वैल्यू हमने ट्राइंगल लॉ को यूज करके फाइंड करी है, ट्राइंगल लॉ को यूज करके फाइंड करी है, तो अब यहां पे वही लिख देते हैं बाई ट्राइंगल लॉ, भाई ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है। ऐसे ही सेम केस हम अप्लाई किस में करेंगे, F21 के लिए। तो जब सेम केस ट्राइंगल लॉ के साथ हम F21 के लिए अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, F21 वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा K Q1 इंटू Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मोड होल क्यूब इन ब्रैकेट R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्लियर? तो ये आ गया आपका कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। हमने वेक्टर फॉर्म की भी बात की, कूलम्स लॉ के पोजीशन वेक्टर फॉर्म की भी बात की। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ की कंप्लीट स्टडी है हमारे पास। अब देखिए कूलम्स लॉ बेसिकली जो हमको एकेडमिक में यूज करना है वो केवल कितना है, वेक्टर फॉर्म तक ही है। पोजीशन वेक्टर फॉर्म कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एकेडमिक के पर्पज से, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, तो हमने आपको वो भी बता दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस।
अब देखो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अभी तक तो हमने दो चार्जेस की बात की। अब अगर हम दो से ज्यादा चार्जेस की बात करेंगे, मान लीजिए किसी भी स्पेस में चार्जेस आपके इस टाइप से हैं, एक चार्ज ये रहा Q1, एक चार्ज ये रहा Q2, एक चार्ज ये रहा Q3, एक चार्ज मान लीजिए ये रहा यहाँ पे Q4, ठीक है। अब अगर आपसे ये बोला जाता है फाइंड द नेट फोर्स वर्किंग ऑन द चार्ज Q4, तो अगर Q4 पे आपको नेट फोर्स निकालना है तो यहाँ पे एक आइडिया तो आपके पास है कि Q4 के अलावा इस सिस्टम में कितने और चार्जेस हैं, 3 और चार्जेस हैं। ये तीनों चार्ज क्या करेंगे, Q4 पे फोर्स अप्लाई करेंगे। तो यहां से एक बात तो क्लियर है, द नेट फोर्स, जो मल्टीपल चार्जेस की जब हम बात करते हैं तो मल्टीपल चार्जेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके लिए हम यूज कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, अगर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं नेट फोर्स वर्किंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस is equal to the vector sum of forces working on that due to remaining charges। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि Q4 पे नेट फोर्स कितना वर्क कर रहा होगा, तो सिंपल सी बात समझ लीजिए कि पहली बात तो ये कि Q4 पे फोर्स होंगे कितने। अब यहाँ पे अगर हम बात देखते हैं तो Q4 पे एक फोर्स तो Q1 लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया F1। एक फोर्स Q2 लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया F2। एक फोर्स लगा रहा होगा Q3 इस डायरेक्शन में, ये हो गया F3। यानी कि सिस्टम में जितने चार्ज बचे रह जाएंगे वो हर चार्ज इस चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इन फोर्सेस को हम डायरेक्टली तो ऐड कर नहीं सकते, तो इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वेक्टर सम मेथड यूज करते हैं। तो वही हमने डिफाइन किया है, द नेट फोर्स वर्किंग ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस वर्किंग ऑन दैट ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। अब जिस पे फोर्स लग रहा है वो खुद पे नहीं लगाएगा, बचे हुए जितने भी हैं वो सारे के सारे उस पे क्या कर रहे होंगे, फोर्स लगा रहे होंगे, और उन सारे फोर्सेस का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, नेट फोर्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर अप टू Fn वेक्टर। क्लियर। और इन सब की वैल्यूज हम क्या करेंगे, फाइंड करके इसमें रखेंगे और ऐड कर देंगे बाय वेक्टर मेथड। तो ये आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स वर्किंग ऑन एनी चार्ज। चलते हैं आगे। अगर हम बात करें इसकी कि ग्रुप ऑफ चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस के लिए भी हमने फोर्सेस की बात की, आगे क्या हो सकता है, आगे आता है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बहुत कॉमन सी बात समझना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज को जब डेवलप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि चार्ज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कंसंट्रेट हो जाएगा। जब भी हम चार्ज डेवलप करेंगे उस पे, तो वो क्या होगा, वो चार्ज पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि पूरे पूरे ऑब्जेक्ट पे फैल जाएगा। और इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो हमने चार्ज डेवलप किया है या उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसके डिस्ट्रीब्यूट होने के 3 मेथड हैं। चार्ज 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कौन कौन से मेथड हैं या कितने टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, हम उसकी अगर बात करें तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। क्लियर। अब ये होता क्या है, समझते हैं इसको, बहुत ध्यान से समझेंगे क्या है वो भी बात करेंगे। क्लियर। ठीक। अब देखिए, सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है इस टाइप से, एक रॉड है, ये हमने एक रॉड ली हुई है। इस रॉड की
टोटल लेंथ हमने मानी है L, टोटल लेंथ कितनी है L लेंथ है, और इस L लेंथ की रॉड पे हमने प्लस Q चार्ज दिया है इसको, तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, चार्ज इसकी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज इसकी लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी किसी भी लीनियर ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज देते हैं एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, when charge given to the object is distributed uniformly over its length, then this type of distribution is called linear charge distribution. अब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत कॉमन सी बात समझना, अगर इस यूनिफॉर्मली चार्ज ऑब्जेक्ट का हम एक छोटा सा सेगमेंट ले लें, मान लीजिए हमने एक छोटा सा सेगमेंट ले लिया और हमने बोला इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो dl है और इसका चार्ज कितना है dq है, तो अगर हम इस लेंथ सेगमेंट के लिए या इस छोटे से एलिमेंट के लिए बात करें, तो एलिमेंट के लिए हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो जब हम एलिमेंट की बात करेंगे, फॉर एलिमेंट ये जो आपका चार्ज होगा dq, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl। एलिमेंट का जो चार्ज होगा वो उस एलिमेंट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हम लेंथ जितनी ज्यादा कट करेंगे, पीस जितना बड़ा लेंगे, चार्ज उतना ज्यादा आएगा, पीस जितना छोटा लेंगे, चार्ज उतना कम होगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो आ रहा है। और यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे आएगा dq इज इक्वल, एक कांस्टेंट आएगा लैम्डा इंटू dl, या फिर अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पे जो आपका लैम्डा आया, लैम्डा इज इक्वल dq बाई dl, क्या आ गया, एक कांस्टेंट आया लैम्डा, दैट मे बी रिटन एज dq बाई dl, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल q बाई l। अब यहाँ पे है क्या, यहाँ पे वही बात आ गई, ये जो लैम्डा है इस लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका जो यूनिट होगा, जो SI यूनिट होगा वो क्या होगा, फॉर्मूले से अगर हम देखें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब कूलाम पर मीटर। तो तीन टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अगर चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है वो चार्ज उस ऑब्जेक्ट की लेंथ पे यूनिफॉर्मली फैल जाता है, देन इट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस केस में हमको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर्मूला आता है dq बाई dl, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं q बाई l। क्लियर। ऐसे ही जब हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये क्या होता है कि सपोज अगर हमारे पास कोई शीट है और इस शीट को हमने क्या किया, इस शीट को हम चार्ज देते हैं, तो जब हम इस शीट को चार्ज देंगे, मान लीजिए इस शीट का जो एरिया है वो a है और हमने इसको चार्ज कितना दिया है, प्लस q चार्ज दिया है, तो अगर हम इसको प्लस q चार्ज देते हैं तो चार्ज क्या होगा, इसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। So when the charge given to any object is distributed uniformly over its surface, then this type of distribution is called surface charge distribution. अब इस surface charge distribution में क्या है, अगर हम इसमें भी वही काम करें कि हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ये। अब इस एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें, मान लीजिए चार्ज इस एलिमेंट का dq है और इसका एरिया कितना है ds, तो जब हम इसका एक छोटा सा एलिमेंट कट करेंगे तो इसके एलिमेंट का जो चार्ज होगा इसके एलिमेंट का, वो क्या हो जाएगा, dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ds। ds करें या da कर लेते हैं, ठीक है, da कर लेते हैं, dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू da। प्रोपोर्शनलिटी साइन भी अगर हम यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ से भी जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, dq इज इक्वल, यहाँ कांस्टेंट आ गया सिग्मा इनटू da। और अगर हम यहीं से सिग्मा की वैल्यू फाइंड करें, सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इज इक्वल dq बाई da आ गया, सिग्मा इज इक्वल आ गया dq बाई da, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल q बाई a। अब ये सिग्मा क्या है तो वो भी समझ लीजिए, सिग्मा यहाँ पे है एक कांस्टेंट, इट इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर। तो यहां पे सिग्मा एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी
कि अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो इसकी SI यूनिट क्या होगी वो भी समझ लीजिए, चार्ज अपॉन एरिया है, दैट मीन्स SI यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इसी टाइप से अगर हम बात करते हैं थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, दैट इज कॉल्ड एज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है कि हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको चार्ज देते हैं, कोई भी चार्ज अगर हम इसको देंगे तो वो चार्ज क्या होगा, दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स वॉल्यूम। पूरा का पूरा चार्ज जो हम इसको देंगे वो इसके पूरे के पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा। अब अगर चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसका हम एक छोटा सा सेगमेंट कट कर लें, एक छोटा सा पीस निकाल लेते हैं कट करके, और उस पीस के लिए अगर हम बात करते हैं फॉर एलिमेंट, इसका हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। अब अगर हम आपसे बात करें कि उस एलिमेंट पे चार्ज कितना होगा, तो उस एलिमेंट का चार्ज जो dq होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के। किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और ये हो जाएगा dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv। प्रोपोर्शनलिटी साइन हम यहाँ पे हटाएंगे तो यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा रो इंटू dv। अब अगर हम यहाँ से रो की वैल्यू फाइंड करते हैं तो रो की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, रो इज इक्वल आएगा dq अपॉन dv, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल q अपॉन v। अब ये आ गया वैल्यू, dv इधर आया डिवाइड हो गया, तो रो इज इक्वल dq अपॉन dv, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन v। रो है क्या, जैसे इधर भी ये डेंसिटीज हुआ करती थी वैसे ही रो भी एक कांस्टेंट है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और यहां पर भी अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका भी यूनिट क्या होगा, इसका भी SI यूनिट हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं इसको, तो इट इज नोन एज, इसका यूनिट होगा कूलाम पर मीटर क्यूब। क्लियर। तो जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आया है, 3 टाइप्स का आया है। फर्स्ट वन इज सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज 3 टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमारे पास 3 टाइप की डेंसिटीज भी आ गई। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमने कूलाम्स लॉ पढ़ा और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, इससे पहले जो हमने पढ़ा था चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। अब हम आज के टॉपिक यानी कि कूलाम्स लॉ और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो फर्स्ट है हमारा, अच्छा न्यूमेरिकल से पहले हम एक टॉपिक और समझ लेते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब देखिए रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है क्या, हमने पीछे पढ़ा फॉर अदर मीडियम्स, अदर मीडियम्स के लिए मतलब फ्री स्पेस के अलावा की जब हमने बात की थी तो हमने अदर मीडियम्स के लिए क्या पढ़ा था, k इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट होता था वैक्यूम के लिए, और यहां पे जो हमारा एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन को हमने क्या लिखा था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब देखिए ये जो आपका एप्सिलॉन आर आया था, ये एप्सिलॉन आर क्या था, इसी एप्सिलॉन आर को हमने बोला था रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली ये आया कहां से, अब इसकी वैल्यू क्या डिफाइन हम इसको कर रहे हैं। अब यहां से देखो इसी फॉर्मूले से अगर हम इसको डिफाइन करें, इसी फॉर्मूले से, तो यहीं से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल क्या आएगा, इट इज डिफाइंड एज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है, टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या था, इट इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक तो डिफाइन हम यहां से कर सकते हैं
क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक डेफिनेशन तो यहां से बन सकती है। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। या एक रेशियो हम और बना सकते हैं, एक डेफिनेशन। वो दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम आपसे बात करें कि क्या आएगा, फोर्स इन एयर, दो चार्जेस के बीच वर्क करने वाला फोर्स किसमें? एयर में। एंड फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों का रेशियो अगर आप फाइंड करोगे तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? इनका रेशियो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्लियर, इनटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। एप्सिलॉन कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो एप्सिलॉन अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर से वही आ गया, यानी कि एक फॉर्मूला हमको और मिल गया। क्या मिल गया? कि एप्सिलॉन आर मे बी रिटन एज फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम। एक फॉर्मूला ये मिल गया। और यही जो आपका एप्सिलॉन है आर, इसी एप्सिलॉन आर को, ये जो आपका एप्सिलॉन आर है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो नॉन एज के। यहीं पे हम लिख लेते हैं ऑल्सो नॉन एज के। के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली एक ही चीज होती है, बट उनको रिप्रेजेंट करने मतलब सिंबल चाहे एप्सिलॉन आर नोट कर दें या के नोट कर दें, सेम होते हैं। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्या न्यूमेरिकल्स हैं समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है? A hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q on its surface. A point charge minus q is also placed at the center of sphere. What is the surface charge density on the inner and outer surfaces of the sphere? अब देखिए, एक स्फीयर दिया है, हॉलो स्फीयर दिया है, और इसकी इनर और आउटर रेडियस दी गई है आपको। इनर और आउटर रेडियस दी गई है। मान लीजिए ये है एक, इसकी इनर और आउटर रेडियस दी गई है। ये सेंटर मान लीजिए हो गया। इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2। क्लियर? कितना चार्ज बोला गया है? प्लस क्यू चार्ज ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है सरफेस पे, प्लस क्यू चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है। कॉमन सी बात ये हो गई। आगे बोला है ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर। एक चार्ज और है, कितना? माइनस क्यू, यहां पे रखा हुआ है सेंटर पे। अब देखो, जैसे ही चार्ज सेंटर पे रखा जाएगा, ये स्फीयर कैसा है? कंडक्टिंग है। आपने पढ़ा है कि जब भी कोई कंडक्टर किसी भी चार्ज के पास रखा जाता है तो उसमें पोलराइजेशन की प्रोसेस होती है। तो जैसे ही हम सेंटर पे चार्ज माइनस क्यू रखेंगे तो पोलराइजेशन की प्रोसेस होगी। पोलराइजेशन की प्रोसेस का रिजल्ट क्या होगा? माइनस क्यू किधर आ जाएगा? इनर सरफेस पे। सॉरी, ये माइनस क्यू रखा है तो पोलराइजेशन होगा, दैट मींस अपोजिट चार्ज अंदर आएंगे। तो क्या होगा? प्लस क्यू अंदर आ जाएगा, स्मॉल क्यू। और एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन बाहर की तरफ क्या जाएगा? माइनस क्यू बाहर चला जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन। अब देखो, जैसे ही सेंटर पे माइनस क्यू रखा वैसे ही पोलराइजेशन होगा, यानी कि माइनस क्यू था तो प्लस क्यू, स्मॉल क्यू कहाँ आएगा? अंदर की सरफेस पे अट्रैक्ट होके, और माइनस स्मॉल क्यू कहाँ चला जाएगा? बाहर की सरफेस पे। अब बाहर की सरफेस पे हो गए दो चार्ज,
एक कैपिटल Q पॉजिटिव और स्मॉल q निगेटिव। अब इसी के बेस पे अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटीज, तो आप देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं तो पहला हम फाइंड करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल होता है सिग्मा, किस पे फाइंड कर रहे हैं, इनर पे। फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज ऑन इनर सरफेस अपॉन एरिया। इनर सरफेस का चार्ज कितना है, इनर सरफेस का चार्ज है +q अपॉन एरिया कितना हो गया, एरिया अंदर वाले का होगा 4πr1²। तो ये आ गया सिग्मा इनर सरफेस का। क्लियर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं आउटर सरफेस के लिए तो वो भी समझ लीजिए। आउटर सरफेस के लिए क्या होगा, इट इज गिवन एज द चार्ज ऑन आउटर सरफेस अपॉन एरिया। आउटर सरफेस पे कितने चार्ज आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, एक +q और एक -q। तो जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी फॉर आउटर सरफेस इज इक्वल कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन बाहर की सरफेस का एरिया क्या होगा 4πr2²। देख लीजिए ये हो गया आपका r2²। ठीक है, ये आ गया 4πr2²। तो इसमें करना कुछ नहीं था, हमको केवल क्या समझना है, हमको केवल चार्ज डेंसिटी और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो सिंपल केसेस हैं, जो रूल्स हैं, जो पोलराइजेशन, इंडक्शन, कंडक्शन, जो भी मेथड्स हैं, इन सबको जो अगर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो हम इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। और देख लीजिए ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी ऑल इंडिया यानी कि CBSE एग्जाम 2020 का है, 2020 का है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड and their distances is half. Force of interaction becomes n times where n is. तो देखो चार्ज डबल कर दिए और डिस्टेंस कितनी कर दी है, हाफ कर दी है। अब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा क्या, ठीक है। इनिशियल अगर हम बात करें, इनिशियल फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल क्या होगा, K Q1 Q2/R, ठीक है। और फाइनली हमको क्या बोला है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की जब आपने बात की है तो F डैश इज इक्वल क्या होगा, K ईच चार्ज इज डबल्ड तो 2Q1 इंटू 2 ये R² होता है 2Q2 और डिस्टेंस क्या की गई है, हाफ की गई है यानी कि R/2²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, इट बिकम्स K इंटू ये हो जाएगा 4Q1 Q2 अपॉन R²/4। अच्छा ये 4 कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा फाइनली F इज इक्वल 16। 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, जो हमने बाहर ले लिया K Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि यहाँ पे कितना हो गया F डबल डैश इज इक्वल क्या आएगा N इंटू F। N इंटू F नहीं, कितना आया है 16F। तो कितने टाइम्स बन रहा है, 16 टाइम्स बन रहा है। बहुत कॉमन सा कंडीशन है, जो बोला है एज इट इज हमने वही फॉलो किया। हमने पहले मान लिया चार्जेस Q1 और Q2, डिस्टेंस मान लिया R, तो फोर्स कितना हुआ K Q1 Q2 अपॉन R²। अब बोला क्या है, पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड, चार्जेस आर डबल्ड, चार्ज डबल कर दिए एंड देयर डिस्टेंसेस इज हाफ, डिस्टेंस हाफ कर दी। तो चार्ज 2Q1 2Q2 दोनों डबल कर दिए, डिस्टेंस हाफ कर दी, सॉल्व किया, कितना आ गया 16 टाइम्स। दैट मींस इसका आंसर कितना होगा, n की वैल्यू होगी 16। दैट मींस आंसर D इज करेक्ट फॉर दिस। अब इसमें हमने किया क्या, इसमें हमने कूलाम्स लॉ को अप्लाई किया। बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है ये कूलाम्स लॉ का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये चार्ज Q इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स सच एज स्मॉल q एंड q माइनस स्मॉल q। If force between them is maximum when Q ratio Q is, एक चार्ज था कैपिटल Q, ठीक है, कैपिटल Q था, इसको डिवाइड किया है, एक पार्ट निकल गया Q का और जो बचा हुआ रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इन दोनों के बीच वर्क करने वाला फोर्स मैक्सिमम है।
वर्क करने वाला फोर्स मैक्सिमम है। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो Q रेशियो Q क्या होगा? Q रेशियो Q क्या होगा? चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखो, आपने ऑलरेडी मैक्सिमा कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, तो अगर हम यहां पे बात करें फॉर मैक्सिमम फोर्स के केस में अगर हम बात करेंगे तो dF बाई dQ इज इक्वल क्या होगा? 0 हो जाएगा। dF बाई dQ इज इक्वल 0। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो फोर्स मैक्सिमम है, हम वैल्यू रखते हैं। अब इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस r मान लें तो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल होगा K Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। यानी कि फाइनली अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो K इंटू Q इंटू स्मॉल q माइनस स्मॉल q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे, जरा इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा? d बाई डी क्यू। वैल्यू क्या है? K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस स्मॉल q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल 0। करते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए इसका K तो बाहर आ जाएगा, K बाई आर स्क्वायर, K बाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, क्या आएगा? d बाई डी क्यू, और ये बचेगा कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस q स्क्वायर इज इक्वल 0। K बाई आर स्क्वायर उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा वो भी समझ लीजिए। इसका डिफरेंशिएशन आएगा कैपिटल Q माइनस 2Q इज इक्वल 0। Q इंटू स्मॉल q का हो जाएगा कैपिटल Q, कॉन्स्टेंट है बाहर, Q का 1 हो गया तो कैपिटल Q। Q स्क्वायर का होगा माइनस 2Q। अगर हम 2Q को उधर ले जाएंगे तो कैपिटल Q इज इक्वल क्या होगा? 2Q। रेशियो फाइंड कर लेते हैं तो Q बाई स्मॉल q इज इक्वल क्या आएगा? 2/1। इट इज द आंसर। यानी कि अगर कैपिटल Q बाई स्मॉल q जो रेशियो है वो 2/1 आ जाए तो इनके बीच वर्क करने वाला जो फोर्स है वो हमेशा मैक्सिमम ही रहेगा। क्लियर? बात करते हैं आगे, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? A free pith ball P of 10 gram carries a positive charge of 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. What must be the nature and magnitude of charge that should be given to another pith ball Q fixed 7 centimeter below the former ball so the upper ball is stationary? एक बॉल है P, मास कितना है इसका? 10 ग्राम है, और चार्ज इस पे कितना है? चार्ज है इस पे 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। दूसरी बॉल है Q, इससे 7 सेंटीमीटर नीचे है Q। बोला ये गया है कि इस बॉल को हम कितना चार्ज दें कि ऊपर वाली बॉल स्टेशनरी हो जाए। तो बहुत कॉमन सी बात समझ लीजिए, ऊपर वाली जो बॉल है ड्यू टू द मास होगा क्या? ये नीचे की तरफ गिरेगी। कितने मास से? mg मास से नीचे की तरफ। हमको इसे कैसा रखना है? स्टेशनरी रखना है, मतलब इसको नीचे से गिरने से रोकना है। अगर हम इसे रोकना चाह रहे हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितना फोर्स नीचे लग रहा है इतना ही फोर्स हम किधर लगा दें? ऊपर की तरफ लगा दें, तो ये रुक जाएगी। ठीक, अब कंडीशन क्या होगी इस कंडीशन में? फॉर बॉल बी, कौन सा है? बॉल P टू बी स्टेशनरी, टू बी स्टेशनरी। अगर हम बॉल को स्टेशनरी रखना चाह रहे हैं, स्टेशनरी रखने के केस में क्या होगा? स्टेशनरी रखने के केस में होगा, हम सीधी सी बात करते हैं कि जो आपका वेट होगा, वेट ऑफ P इज इक्वल क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन P एंड Q। ठीक है, क्योंकि नीचे आ रहा है, नीचे से किधर ले जाना है? ऊपर ले जाना, तो रिपल्सन फोर्स लगाना पड़ेगा। अब रिपल्सन फोर्स लगाने के लिए क्या हुआ? वेट का फॉर्मूला हो गया mg इज इक्वल, ये क्या हो जाएगा आपका? मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू द अनदर पिथ बॉल। Q2 फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
लगाइए फॉर्मूला। वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, वैल्यूज m मास 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 किलोग्राम में बदल गया, इंटू जी, जी कितना है 10 मान लेते हैं हम, दैट इज इक्वल 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 कितना है, Q1 है 5 इंटू 10 टू दी पावर -8, Q2 कितना है, Q2 है आपका मालूम नहीं, और अपॉन R स्क्वायर, R है 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 10 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर। अच्छा ये जो g है, इस g को हम 10 यूज नहीं करेंगे, इस g को हम यूज करेंगे हाँ 10 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 कर लिया। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में जो आपका Q2 आएगा, बहुत कॉमन सी बात, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 10 टू दी पावर -1 बचेगा इन दोनों को सॉल्व करके, 10 इंटू 10 एक पावर रह जाएगी इसकी, दो कैंसिल हो जाएंगी, और 7 का स्क्वायर इधर आएगा 49 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये जब मल्टीप्लाई करके आपको 9 इंटू 4 कितना आएगा 45, ठीक है 45, और ये रह जाएगा 10 टू दी पावर 1 इंटू 10 टू दी पावर 1 इज इक्वल Q2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आएगा आपका समथिंग 1 पॉइंट, यानी Q2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो Q2 49 में 45 का डिवाइड करेंगे तो 1.0 नहीं 1.0 आएगा 0, और ये हो जाएगा 409 1.09, 10 की पावर सॉल्व करते हैं, ये भी ऊपर जाएगा माइनस का, तो -1 एंड -4 -5 एंड 1 -6 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। कितना अप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा, Q इज इक्वल 1.09 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। बेसिकली कॉन्सेप्ट हमने कौन सा यूज किया है, वेट ऑफ P इज इक्वल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन P एंड Q, तो जो वेट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। क्लियर है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे देखिए, आगे क्या दिया है, 3 charges each equal to Q placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the net force on charge capital Q placed at the centroid of the triangle? अब देखिए सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल का केस इसमें आ गया। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल के लिए हम करते क्या है कि सपोज हमारे पास एक ट्राइंगल हमने यहाँ पे मान लिया, ये एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे कितना रखे हुए हैं चार्ज, स्मॉल q, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है स्मॉल q, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है स्मॉल q। क्लियर। अब यहाँ पे सेंट्रॉइड देखिए, सेंट्रॉइड क्या होगा, जब हम इसके यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट कर जाएगा ये वाला पॉइंट, ये होगा इसका सेंट्रॉइड। इसके सेंट्रॉइड पे जो रखा हुआ है चार्ज वो कितना है, कैपिटल Q है, यहां पे रखा हुआ है कैपिटल Q। अब देखिए इस कैपिटल Q पे कितने फोर्स लग रहे होंगे, तो इस कैपिटल Q पे एक फोर्स यहां से लग रहा होगा, एक यहां से और एक यहां से। इस ट्राइंगल को हमने कोडिंग कर ली, इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C। तो पॉइंट A से एक फोर्स लगेगा, रिपल्शन नीचे की तरफ, ये हो गया F A वेक्टर, B से एक लगेगा इधर, ये हो गया F B वेक्टर, और एक लगेगा C से, ये हो गया F C वेक्टर। ठीक। अब यहां पे बात करते हैं, तो ट्राइंगल के लिए आपको ये भी मालूम है, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए जब आप बात करते हो किसकी, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड डिस्टेंस, तो इसके सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस होती है r, वो होती है साइड बाई √3। याद रखना, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कैलकुलेट करोगे कितनी आएगी, साइड बाई √3। साइड बाई √3, साइड कितनी मानी हुई है, L मानी हुई है,
यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी आपकी कितनी हो जाएगी, L/√3। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो पॉइंट Q पे 3 फोर्स लग रहे हैं, FA, FB और FC। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं तो क्या होगा, नाउ फोर्स ऑन Q, क्या होगा फोर्स ऑन Q, तो पहले हम बात करते हैं FA की। FA, अब देखो FA किससे लग रहा है, यहां से ये चार्ज भी Q है, ये चार्ज भी Q है और ये चार्ज भी Q है, और तीनों की डिस्टेंसेस भी कैसी हैं, सेम है। तो अगर हम बात करें तो FA इज इक्वल क्या होगा, FB दैट इज इक्वल FC, और कितना आएगा K इंटू Q इंटू कैपिटल Q बाई R/√3 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा कितना, K, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 3K स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन R नहीं था, L था, अपॉन L स्क्वायर आ गया। ये तो वैल्यूज आ गई, बट हमको फाइंड करना है नेट फोर्स। तो देखो नेट फोर्स कितना होगा, नाउ नेट फोर्स के लिए आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा, FA वेक्टर प्लस FB वेक्टर प्लस FC वेक्टर। अब यहां पे ध्यान से समझना, FA, FB, FC तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में है। हम FA को बेस मान लेते हैं, ये एंगल कितना 120 डिग्री, ये एंगल कितना 120 डिग्री। तो अगर हम कंपोनेंट के बेसिस पे इसको सॉल्व करते हैं तो कंपोनेंट के बेसिस पे क्या होगा, ये FA हो जाएगा, F इज इक्वल FA प्लस ये हो जाएगा आपका FB cos 120 डिग्री, FC को भी जब आप इसके कंपोनेंट में लेके आओगे तो FC cos 120 डिग्री, FB cos 120 भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसी लाइन में होगा, FC cos 120 भी इसी लाइन में होगा। अब अगर हम इन तीनों का सम कर लें तो देखो FA, FB, FC अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, FA, ये हो गया FA प्लस ओके, FB को भी हम FA लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों सेम है, cos 120 माइनस 1/2 प्लस FC, इसको भी हम लिख सकते हैं FA cos 120 माइनस 1/2। क्लियर, क्या कॉमन आ रहा है, FA कॉमन है, F इज इक्वल FA कॉमन आ गया, क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये 1 इसमें 1/2 इसमें भी 1/2, तो 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स F इज इक्वल 0। तो अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स पे सेम चार्जेस रखे हुए हैं तो उसके सेंट्रॉइड पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि तीनों ही फोर्स जो होंगे वो सेम होंगे और उन तीनों के बीच जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, तो ये फोर्सेस क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से और रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, 0। क्लियर है, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप से हम कूलाम्स लॉ को अप्लाई करके डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जैसे कि आगे है, आगे एक प्रॉब्लम क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इन ए मीडियम इज F, व्हाट इज द डिस्टेंस, what distance apart should these be kept in the same medium so that the force between them becomes F/3। ठीक है, F2 इज इक्वल दिया है, F/3 दिया है, F2 इज इक्वल आपको क्या बोला गया है, F/3। तो अगर हम यहां से F2 की बात करते हैं तो देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा K, चार्जेस सेम है Q1 Q2 अपॉन इसके लिए हमने क्या मान लिया, R2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल, क्लियर, क्या होगा 1/3 को अलग कर लो, मीडियम सेम है दैट मीन्स K Q1 Q2 अपॉन R1 स्क्वायर। सिंपल सा जो दिया गया इक्वेशन हमने उसी को लॉजिक बना के यूज कर लिया, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिलेशन में K Q1 Q2, अब अगर आप यहां से बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर R2 स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 3 R1 स्क्वायर।
यानी कि अगर हम बात करते हैं R2 इज इक्वल क्या होगा R√3, R1√3 एट व्हाट डिस्टेंस अपार्ट। सेम चार्जेस हैं, उसी मीडियम में रखने हैं, फोर्स कितना हो जाए 1/3 हो जाए। तो फोर्स 1/3 करने के लिए जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी R2 इज इक्वल R1 इंटू √3। अगर इतनी डिस्टेंस पे हम कर देते हैं तो फोर्स 1/3 रह जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टू आइडेंटिकल बॉल्स हैविंग सेम पॉजिटिव चार्ज q कूलम आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। What would be the effect on the force when a plastic sheet is inserted between these two? समझना, दो स्ट्रिंग हैं, एक बॉल इससे हैंग कर रही है, एक बॉल इससे हैंग कर रही है, दोनों पे चार्ज कैसा है सेम चार्ज है। दैट मींस अगर इस पे भी क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, तो बेसिकली इनके बीच में रिपल्सन वर्क कर रहा होगा। क्या वर्क कर रहा होगा? रिपल्सन। ठीक है। अगर इनके बीच में मीडियम अभी क्या था एयर था, बाद में हमने क्या किया इन दोनों के बीच में हमने एक प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दी, प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दी। अब देखिए मीडियम में जब प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर दोगे तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो फोर्स था फोर्स इन एयर, फोर्स इन एयर, एयर कितना था F, और फोर्स व्हेन प्लास्टिक इंसर्टेड, व्हेन प्लास्टिक इंसर्टेड कितना रह जाएगा फोर्स? इट बिकम्स F/K। आपने पढ़ा हुआ है कितना रह जाएगा फोर्स? F/K। K क्या है यहाँ पे? K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्लास्टिक। ठीक, यानी कि रिजल्ट क्या आएगा? जैसे ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब जैसे ही हम प्लास्टिक शीट करेंगे तो फोर्स F/K रह जाएगा। ये आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है। F/K रह जाने का मतलब क्या है कि फोर्स जो आपका होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। अब आप कहोगे डिक्रीज कैसे हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो एयर या वैक्यूम होता है, एयर या वैक्यूम में वर्क करने वाला फोर्स मैक्सिमम होता है, और जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करते हैं तो फोर्स डिक्रीज होता है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। आगे बात करते हैं, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो देखिए अगला क्या है, अगला दे रखा है ये 2 point charges having equal charge separated by 1 meter distance experiences a force of 8 Newton. What will be the force experienced by them if they are held in water? ऑल इंडिया एग्जाम 2010 कंपार्टमेंट। अब देखो आपने अभी थोड़ी देर पहले फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल क्या होता है? K। इसी को लगा दीजिए, कितना फोर्स है? 8। मीडियम में फोर्स कितना होगा मालूम नहीं, ये कितना है 80, कर लीजिए। तो फोर्स इन मीडियम कितना आएगा? 8/80, दैट मीन्स 0.1 न्यूटन। कॉमन सी बात है, अभी जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी आप पढ़ रहे थे तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या आया था? यही तो आया था, फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी लगा दीजिए, रिलेटिव परमिटिविटी 80 दे रखी है, एयर में फोर्स 8 न्यूटन, वाटर में पूछा है, वाटर में तो वाटर में कितना निकल के आ गया? 0.1 न्यूटन। क्लियर? तो इस टाइप से हम कूलम्स लॉ की कोई भी क्वेश्चन हमको दिए जाए हम सॉल्व कर सकते हैं। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और आपको फिर से बता दूं, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इनके जो क्लास नोट्स हैं या इनके जो प्रॉपर नोट्स हैं वो आपको पर्टिकुलर वीडियो की जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसके क्लास नोट्स को और इस चैप्टर के नोट्स और प्रैक्टिस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।